नमस्कार। आप सभी लोगों का इसलिए भी धन्यवाद कि आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद हमको मिलता है फेसबुक के माध्यम से। हालांकि वैसे भी मिलता है, लेकिन फेसबुक पे जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आप लोगों का अच्छा खासा प्यार आशीर्वाद मिल जाता है। तो चूँकि मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा इसलिए भी लगता है कि मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ, और जो भी रखता हूँ, जो भी उसमें गलत सही होता है उसमें आप लोग जो है अपनी कमेंट दे करके अच्छा एक काम करते हैं, और मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है वो। तो अब जो आज का जो मुद्दा है, वो जो लोग सरकार को घेरते हैं महंगाई को लेकर के या डीजल डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के, उनके लिए ही ये वीडियो बनाया हुआ हूँ। आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि मैं उनके पक्ष में हूँ जो विरोध करते हैं। मैं उनके ही विरोध में हूँ, समझ लीजिए, एक तरह से, जो डीजल पेट्रोल के दाम को महंगा बताते हैं या महंगाई का विरोध करते हैं। तो ये पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो एक स्टेप से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा। तो आप अगर उसको समझेंगे तो समझ जाएंगे। और चूंकि जल्दी जल्दी अपने बातों को ख़त्म करूंगा, ताकि बहुत लंबा वीडियो भी हो जाता है तो आप पूरा नहीं सुनते हैं। और तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप पहले समझ लीजिए कि अगर कोई विरोध करता है कि डॉलर की कीमत, माने रुपए की कीमत गिर गई, डॉलर की कीमत बढ़ गई, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दोनों फैक्ट एक ही है, उसमें कोई भी अलग अलग कुछ भी नहीं है। अब आप ये मान के चलिए, स्टेप बाय स्टेप एक से शुरुआत करता हूँ कि हम, जैसे लोग कहते हैं कि सरकार जब कांग्रेस की थी तो 109 रुपये, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, चूंकि मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। मैंने बाद में ये रिसर्च किया जो है, तो उस पर मैंने ये चीज़ फैक्ट फिर मेरा ही गलत हो गया कि सरकार 109 रुपये में तेल खरीदती थी और 61 रुपये में बेचती थी। मैं पहले ये समझता था कि 109 रुपये प्रति बैरल, और आप बैरल को पहले समझ लीजिए कि एक बैरल में 159 लीटर पेट्रोल होता है, मैंने क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल नहीं, सॉरी, आप क्रूड ऑयल को समझिए। अच्छा, एक भ्रामकता ये भी है कि कुछ लड़के जो है आधा अधूरी जानकारी रख करके पोस्ट डालते हैं कि सरकार विदेशों से 40 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदती है, और बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब जगहों पे जो है मैंने 50 रुपए का रेट में बेचती है, 10 रुपए का अंतर रख करके, और हमारे देश में वही 40 रुपए का खरीद करके 100 रुपए में बेचती है। तो उनके लिए ये मेरा जवाब बिल्कुल जरूरी रहेगा, ये आप बिल्कुल समझिएगा इसको। कि पहली चीज तो ये बता दूं, मैंने आपको बताया कि 1 लीटर क्रूड ऑयल, मतलब एक बैरल में, बैरल के हिसाब से आता है क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल, तो एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। और हम जो म्यांमार, बांग्लादेश या जो भी कहीं अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हम क्रूड ऑयल बेचते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट जो है खाड़ी देशों से पेट्रोल नहीं आता है, डीजल नहीं आता है, वो रिफाइनरी करने के बाद आता है। वो पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा और जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, उसको आप समझिएगा। तो क्रूड ऑयल हम 40 में अगर खरीदते हैं, लगभग 40 का नहीं आता है, 42, 45, 45, 50 के करीब में पहुंच जाता है, मैंने एनालिसिस किया था डॉलर की अपेक्षा में। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 40 का भी अगर खरीदता है क्रूड ऑयल और 50 रुपए का बेच रहा है लीटर पीछे, तो आप उसको दिखाते हो क्रूड ऑयल को, और हमारे यहाँ 100 रुपए बिक रहा है, ये आप पेट्रोल पाते हो जो आपकी गाड़ियों में डायरेक्ट पड़ता है। ये रिफाइनरी होने के बाद आता है। ये पूरा प्रोसीजर भी जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज ये है कि एक, अब पूरा आप समझ गए कि 159 लीटर, 159 लीटर। अब कांग्रेस और बीजेपी से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे कोई अंतर ही नहीं समझ में आया। फिर क्यों अंतर नहीं समझ में आया? कि उस समय डॉलर की कीमत लगभग 55-56 रुपए डॉलर थी। 1 रुपए की कीमत, मैंने $1 की कीमत 55-56 रुपए थी। तो एक बैरल तेल लेने में, यानी 149 लीटर तेल लेने में 5,000 रुपये के करीब में आता था, 52-53 सौ से लेकर के 6,000 के करीब में। और आज का कंसेप्ट ये है कि एक बैरल तेल लेने में, यानी 98 रुपए, 95-96 रुपए डॉलर की कीमत चूंकि पहुंच चुकी है, तो अब एक बैरल तेल लेने में अब लगभग लगभग 82-85 सौ के करीब में आता है। मैंने 9,000 के करीब में भी ये पहुंच जाता है कभी कभी। जो रेट फ्रिक्वेंसी जो बढ़ती रहती है करेंसी की, उसके हिसाब से ही होता है। तो अब एनालिसिस करें तो सेम है उस टाइम डॉलर की कीमत। अब डॉलर की चूंकि कीमत बढ़ी है, मैंने सरकार या सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं कि डॉलर की कीमत सरकार के हाथों में नहीं है, हमारे आपके हाथ में है। डॉलर की कीमत हमने आपने बढ़ाई है, हमारा रुपया कमजोर हम जनता की वजह से होता है।
अब ये प्रोसीजर हो गया। अब आप 149 लीटर क्रूड ऑयल के बारे में समझ लीजिए, जो कच्चा तेल हमारे यहाँ आता है। अब उसकी रिफाइनरी का प्रोसीजर थोड़ा लंबे समय में, थोड़ा कम समय में इसको वो करूँगा। इसको आप समझ लीजिएगा कि क्रूड ऑयल जब हमारे यहाँ आता है 149 लीटर के एक बैरल पे ही बता रहा हूँ, तो वो रिफाइनरी की जाती है। जो भी सरकार का इंडियन ऑयल का प्लांट है, चाहे भारत वो पेट्रोलियम है, ये सारी जो वो कंपनियां हैं, ये इनको क्रूड ऑयल को रिफाइनरी करती हैं। और रिफाइनरी करने के बाद होता क्या है, ये भी बता दूंगा कि 159 लीटर में बचता कितना है। अब उसमें से 60 लीटर से लेकर के 70 लीटर के बीच में पेट्रोल निकलता है। क्रूड ऑयल को वो गर्म करते हैं, जो भी उनका रिफाइनरी का प्रोसीजर है उसमें जो भी करते हैं, तो वो 60 से 70 लीटर के करीब में पेट्रोल निकलता है। 40 से 50 लीटर, 50 लीटर के बीच में। ये रेशियो ऊपर नीचे का मतलब मैंने ये बताया कि अगर पेट्रोल ज़्यादा निकलेगा तो डीजल कम निकलेगा, डीजल ज़्यादा निकलेगा तो पेट्रोल कम निकलेगा। तो 40 से 50 लीटर के बीच में डीजल निकलता है। उसके बाद क्या निकलता है, जेट फ्यूल निकलता है 15 लीटर से 20 लीटर के बीच में। जेट फ्यूल मतलब जहाजों में जो यूज होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव बने, बहुत ही फ्लेमेबल होता है, तो वो और ज़्यादा प्रोसीजर करना पड़ता है तब होता है। ठीक है, अब आप ये समझ के चलिए, उसके बाद उसमें से ही निकलता है उसका थर्ड, मैंने एकदम लास्ट का प्रोसीजर में उसके प्लास्टिक व्लास्टिक के कुछ प्रोसीजर बनते हैं, प्लास्टिक के कुछ दाने वाने बनाए जाते हैं। फिर उसमें से डामर निकलता है, जो सड़कों वड़कों में डाली जाती है। फिर ग्रीस व्रीस उसी का प्रोसीजर है जो है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि डीजल, उसमें से पेट्रोल और वो सभी एनालिसिस अगर करूँ, तो 60, 40 और 15, ये 60 लीटर पेट्रोल को मान लूँ, 40 लीटर डीजल को मान लूँ, 15 लीटर, ये 115 लीटर बाकी रिफाइनरी में उड़ जाती है। उसमें से ये एलपीजी गैस वैस वो भी है, वो भी निकलता है, तो वो भी एक पार्ट हो गया इसका। तो इतनी रिफाइनरी का ही कॉस्ट होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, जो हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंचती है, वो गाड़ियां हैं, वो टंकी है, कुछ एजेंसी वाले जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारे पास 102 रुपये का होता है। ये पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि इतना आसान नहीं है कि 40 रुपये में खरीदते हैं तो फिर 40 रुपये में 50 रुपये में बेच दें, 10 रुपये रख करके बेच दें, नहीं वो नहीं है। अब असल में होता क्या है कि वो रिफाइनरी के बाद ही 15 से 20 लीटर तो वही से ही उड़ जाना है, और रिफाइनरी का कॉस्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट आता है, पेट्रोल पंप जो एजेंसियां लिए हुए हैं, जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उनका एक कॉस्ट होता है 3 रुपये 4 रुपये के करीब में। तो वो सारे प्रोसीजर करने के बाद सरकार उस पर कुछ टैक्स लगाती है, अपना भी उसका टैक्स होता है भाई। तो वो हो गया। आप पेट्रोल को पहले समझ लीजिए। अब मैं ये बता रहा था कि जैसे डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं का मतलब वो अपनी जगह पे स्थिर है, हमारा रुपया कमज़ोर होता है। तो हमारा रुपया कमज़ोर होने का कई कारण है। पहला कारण ये है, सबसे मेन कारण ये बता दूं, कि जो जितनी चीज़ें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में ही करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट डॉलर से ही डील होता है। तो हम जब निर्भर नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं, और हमारे यहाँ अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मोबाइल हो गया चाहे जो भी हो, हमारे विदेश से विदेशी आइटम ही हम लोग सब मंगाते हैं जो डॉलर में डील होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो इस पे एक विचार करनी चाहिए। सरकार को जिम्मेदार हम लोग नहीं ठहरा सकते हैं, सिर्फ जब सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें आम जनता भी जिम्मेदार है। लोकल चीज़ों को जितना ही हम लोग प्रेफरेंस देंगे, जितना, और एक चीज़ और ये है, सरकार की नीतियों का थोड़ा सा खामियाजा ये होता है कि उसको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, वो डॉलर में अगर व्यापार करेगा, वो बाहर व्यापार करेगा, तो डॉलर की कीमतें जो है उसके लिए कोई मायने नहीं, मेरा रुपया धीरे धीरे मजबूत होते चला जाएगा। दूसरा कारण ये है कि लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। एज एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि यहाँ भारत के किसी भी बहुत टॉप कॉलेज का अगर पढ़ाई का फीस मान लो, तो 30 से 40 हज़ार रुपये। अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई नेता है, कोई ये है वो है, किसी भी कॉलेज का हद से हद ज़्यादा मान सकता हूँ मैं, 25 से 30 हज़ार रुपये यही फीस होगा किसी भी स्कूल में, सीबीएसई हो, आईसीएसई, चाहे जो भी हो। यहाँ का बहुत महंगा कॉलेज होगा तो भी मैं मान लूँ। तो जो सेलिब्रिटी के बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर खर्च आता है 20 से 25 हज़ार रुपये महीने की अगर फीस मानो तो, लेकिन वो विदेश में भेजते हैं। अब चूंकि वो विदेश में भेजते हैं,
तो वहाँ डॉलर में फीस होती है। डॉलर का फीस का मतलब कि अगर उसकी फीस 10,000 रुपये है तो यहाँ का 1 लाख रुपये हो गया। अब 1 लाख रुपये हमारे इंडिया का बाहर चला जाता है। अगर वो 1 लाख रुपये हमारे इंडिया में इन्वेस्ट हो, चूंकि नेता नेता है, चाहे सेलिब्रिटी है, चाहे जो भी बड़ा आदमी है जिसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो वो प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है। 1 लाख रुपए अगर लगा करके वो वहाँ पढ़ा रहा है, चूंकि उसके पढ़ाने की भी एक मजबूरी है कि वहाँ उनका बच्चा सिक्योर होता है। इनको डर नहीं है कि किडनैप हो जाएगा, या फिर पब्लिक में बहुत ये है कि इनका बच्चा है, उनका बच्चा है, उसको इतना सिक्योरिटी देना पड़ेगा। वो चीज़ें वहाँ नहीं है। वहाँ इनके जैसे तमाम बच्चे घूम रहे हैं, जो इनके ही जैसी कमाई धमाई है, इनके ही जैसे रेपुटेटेड है। अमेरिका अमेरिका के लिए चूंकि हमने बताया ना कि जो अगर यहाँ 1 लाख रुपया कमा रहा है, वहाँ 10,000 कमा रहा है, तो सेम है, कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ 10,000 कमाने वाला बच्चा इनके बच्चे के जैसा पढ़ा सकता है अगर ये 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो अब हो गई हवा में। 1 लाख रुपए हमारे यहाँ कमाने वाले बच्चे इतने हाई फाई स्कूल में पढ़ा देते हैं, तो वो 10,000 रुपये वहाँ कमाने वाला भी कमा पढ़ कर सकता है। अब मुद्दा ये है कि हमारा पैसा होता है कमजोर। कमजोर होने का हमने ये कारण एक बताया कि जितनी भी सेलिब्रिटी, और दूसरा कारण ये है कि जितने भी एनआरआई बाहर विदेशों में जा करके हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं, वो जो पैसा भेजते हैं उससे भी हमारा पैसा मजबूत होता है। मजबूत होने का मतलब ये है कि हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ, बाहर से हमारे यहाँ पैसा आया, ठीक है। अब हमारे यहाँ की धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी का मतलब ये है कि हम जितने ज़्यादा डॉलर पे डिपेंड नहीं रहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तभी हम पैसे को मजबूत कर पाएंगे, और कोई ऐसा कारण नहीं है। तो इंटरनेशनल मार्केट का मतलब आज तो कुछ हद तक तो संभव नहीं है कि हम लोग इसको टाल पाएँ। हमारे मोबाइल है, सेल फोन है, ये जितने भी ऐप हैं, जितने भी इसके प्रोसीजर हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हो नहीं पाएंगी। तो कुछ चीज़ों का हम लोगों को जो है अगर वो करें तो हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम आईफोन का ही मोबाइल चलाएं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूर समझ में आ रहा है तो वो चलाएं आप। तो एक आईफोन खरीदने में आप डॉलर को जो है, जाहिर सी बात है कि वो विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका अमेरिका साइड की ऐसा, तो वो और डेवलप होंगे, हम आप और पीछे जाएंगे। कोई भी अगर बाहर से ला रहा है तो वो अपनी प्रॉफिट तो रखता ही होगा। जो भी यहाँ व्यापार करेगा तो वो प्रॉफिट तो रखता ही होगा। और हमारे यहाँ से अगर कोई चीज़ बाहर जाए तो जाहिर सी बात है हम भी प्रॉफिट रखेंगे, हम भी रखते ही होंगे। हमको क्या फ़ायदा होगा अगर विदेश में भेज रहे हैं हमको, हमारे यहाँ उतना प्रोडक्शन हो, इतना बढ़िया प्रोडक्शन हो कि हमें बाहर भेजना पड़े, हमारे यहाँ के लोगों से हमें विफरात हो, मतलब समझ लीजिए एक तरह से, और हमें उसको वो जो है एक्सपोर्ट करना पड़े। तो एक्सपोर्ट करेंगे जब हम, तो डॉलर में ही डील होता है चूंकि, तो हम अपने रुपये को मजबूत धीरे धीरे कर सकते हैं। आरबीआई भी उस पर कदम उठाती है, आरबीआई हस्तक्षेप करती है। चूंकि अब सवाल ये है कि एक भ्रामक है या सही है कि सरकार ने आरबीआई से सोना को बेच दिया या निकाल दिया है या बेच दिया है, जो भी है। तो अगर ये डॉलर को मजबूत करने का कदम है, मैंने रुपए को मजबूत करने का कदम है डॉलर के मुकाबले, तब तो ये ठीक है। आपात स्थिति से लड़ने के लिए अगर निकाला है तब तो ठीक है, नहीं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और पहली चीज़ ये है कि सरकार को मुद्दों पे घेरना, पेट्रोल और डीजल की मुद्दों पे घेरना, मेरे हिसाब से कोई भी लॉजिक ही नहीं है इसका। मैंने एनालिसिस किया था कि 55 रुपये डॉलर मतलब कि 5,000 रुपये बैरल के हिसाब से खरीदते थे, 5,000 से 5500 के हिसाब से खरीदते थे, आज वो 8500 के हिसाब से खरीदते हैं। तो वो कैलकुलेशन करके आप अगर देख लें तो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। चूंकि डॉलर मजबूत हुआ है, हमारा रुपया कमजोर हुआ है, इसलिए ये रेट आपको समझ में आ रहा है कि वही बैरल वही तेल सेम चीजें आप कह रहे हैं कि 109 रुपये में कांग्रेस खरीदती थी तो 61 रुपये में बेचती थी। तो बैरल डॉलर में खरीदा जा रहा था, आज भी बैरल 98 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से खरीदा जा रहा है। उसकी कीमत जो वो उस समय 5,000 रुपये के करीब में देते थे, 5500, ये 8,500 के करीब में दे रहे हैं, तो 3,000 का ऐसे अंतर है। उसमें भी मैंने आपको बताया कि रिफाइनरी फर्नाल्डिगन, हमारी पॉपुलेशन क्या रही होगी 2014 के पहले, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या रही होगी भारत में 2014 के पहले। अगर आप मोदी जी को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, मैं मोदी जी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसमें ये भी आपको बता दूँ, अभी एक वीडियो के लास्ट तक ही बताऊंगा मैं। तो ये नहीं है कि मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि इस मुद्दे को बहुत बढ़िया से समझ लेना, और इस मुद्दे से सरकार को नहीं टारगेट करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं,
बहुत बड़ा क्या, ये मेरे हिसाब से मुद्दा है ही नहीं कि तेल वेल की कीमतें बहुत बड़ी मुद्दा है। इसको लेकर के लोग उड़ रहे हैं। जो आधे सब्जेक्ट मैंने आधे फैक्ट को जानते हैं, मैं भी पहले आधे ही फैक्ट को जानता था, तो मैं ये बोलता था कि तेल और इसकी कीमतें इतने बढ़ रही हैं। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा था नीट का पेपर। अब जो भी एग्ज़ाम है उसका मुद्दा है, शिक्षा के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। अगर धरना दे रहे हैं, सीजेपी एक पार्टी बनाने की वो ज़रूरत पड़ रही है, तो ये एक मुद्दा है। लेकिन मेरे लिए पेट्रोल और डीजल, मैंने जब इस पे एनालिसिस किया तो कोई मुद्दा नहीं है। तो 5500 का मैंने जैसे बताया, वो रिफाइनरी वफाइनरी करके, और ये भ्रामकता जो फैलाई जा रही है कि 40 रुपए में खरीद रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं, उनको तो पहले ये वीडियो देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, वो भी अपना एनालिसिस कर लें कि बांग्लादेश में 40 का खरीद करके 50 का बेचते हैं। अरे भाई, वो क्रूड ऑयल भेजते हैं, 10 रुपए का कमीशन रख करके अगर क्रूड ऑयल ही डायरेक्ट भेज देते हैं, तो कोई क्या इसमें दिक्कत है? वो अपना प्रॉफिट रख करके बांग्लादेश को भेजते हैं। फिर अब बांग्लादेश को उसको रिफाइनरी करेगी। अब बांग्लादेश के ऊपर है कि कितना बढ़िया रिफाइनरी करेगी, कितना अच्छा जो है, कितना उस पर कमाना चाहती है, कितना टैक्स लगाना चाहती है, कैसे क्या करना चाहती है, वो बांग्लादेश का इशू है। तो अब बांग्लादेश में ऐसा नहीं है ना कि 60 रुपए लीटर तेल मिल रहा है। अगर यहाँ से सरकार मान लीजिए 40 का खरीद करके 50 का बेच रही है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो 55-60 रुपए में बेच रहे हैं। उनके यहाँ भी अपना वो रिफाइनरी वाइनरी का कोस्ट जुड़ने जाने के बाद ही लगाते होंगे ना। तो ये मैंने कहा। और उस पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान विस्तान की करेंसी के हिसाब से अगर ये देखें, 210 रुपये तेल है अगर जो, तो वो मैंने फिर डॉलर के हिसाब से कंपेयर किया था, तो उनका पैसा बहुत कमजोर है। हमारे 1 रुपए का 1/4 है, वो 1/3 है, सॉरी। तो 34-35 पैसा आ जाता है हमारे वहाँ, उनके यहाँ का 1 रुपया हमारे यहाँ 34-35 पैसा के हिसाब से कन्वर्ट होता है। तो आप इस पे इशू जो है कि पाकिस्तान बहुत महंगा है ऐसे वैसे, अब उस हिसाब से अगर ये देखें तो तेल जैसे 102 रुपये है, तो अगर मैं 2014 के हिसाब से कंपेयर करता हूँ तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर, चूंकि डॉलर की कीमत मजबूत हुई है, हमारा पैसा कमजोर हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है। और मैंने रुपया कमजोर होने का भी फैक्ट बताया आपको कि रुपया कमजोर होने के कई कारण है, सिर्फ सरकार उसमें जिम्मेदार नहीं होती है। हम आप सभी लोग जो है इम्पोर्ट की हुई चीज़ों पे, बाहर की चीज़ों पे ही डिपेंडेबल होते चले जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा जाल हो चुका है। जो सारे मार्केट, इंटरनेशनल जो भी मार्केट हैं, जो भी हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, वो एक बहुत बड़ा जाल है। हम लोग उसमें फंसे हुए हैं, हम लोग निकलना चाहते नहीं हैं। सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि सरकार करे। अरे भाई, कदम तो हमको भी उठाना पड़ेगा। ये हो गया। अब मुद्दा हमारा पेट्रोल डीजल को आप समझ लिए। अब हमारे मुद्दे को ये समझिए कि पेपर लीक, नौकरियां, जो आपने मुद्दा दिया था, मैं बीजेपी के समर्थन में इसलिए भी नहीं हूँ कि सेम ये फैक्ट लेकर के उसने 2014 में सरकार को घेरा था, 12-13 में। इसके पहले वो प्रदर्शन करते थे, और सेम स्थिति वो भी है। डॉलर की कीमतें बढ़ी रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें, मैंने बताया कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो पेट्रोल डीजल उसमें आता, जोड़ना ही नहीं है, वो एक ही फैक्ट है, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। डॉलर चूंकि मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, तो चीज़ें, डीजल पेट्रोल के दाम उसी से कनेक्ट है, और कोई अलग से मामला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नौकरी जो आपने वादा किया था वो है नहीं, काला धन का कोई मुद्दा अभी तक विशेष कुछ समझ में आया नहीं। तो शिक्षित समाज को सरकार से यही सवाल करना चाहिए कि आप हमारे लिए कोई कदम उठाएं। महंगाई, डीजल पेट्रोल, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ये एनालिसिस करें तो पैसे को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए, और पूरा सिस्टम, अगर पैसे को मजबूत बनाने का अगर बनाया जाए प्रोपेगेंडा, अगर ये हो कि पैसे को मजबूत करना है, हमें हमें इम्पोर्ट की हुई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। अगर मोदी जी ने आपसे अपील किया है कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, तो आप लोगों को बुरा लग गया। विदेश में यात्रा नहीं करनी चाहिए, बुरा लग गया। मैंने आपको वही कंसेप्ट बताया था कि उन्होंने मना क्यों किया था। और आप बार बार ये सोचेंगे वीडियो देख करके कि आप तो आज मोदी जी का भक्त हो गए, प्रशंसा करने लगे। मैं मोदी जी का नहीं, भक्त नहीं हूँ, मैं आपकी नीतियों का विरोधी। आप अब जनता के हिसाब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जितनी ही इंपोर्ट की हुई चीज़ों पे वो भरोसा करेंगे, इसमें सरकार का भी दोष है, ऐसा नहीं कि सरकार बिल्कुल दोषी नहीं है। हम इंपोर्ट की हुई चीज़ों पे भी अलग से टैक्स लगाते हैं, उसको ही टैक्स कम कर दें जो बाहर से आता है। हमसे तो जनता से ज़्यादा छूटेगी नहीं। सोना उन्होंने खरीदने के लिए मना किया था क्योंकि हमारे यहाँ सोना बाहर से ही इंपोर्ट होकर ही आता है, और उस पर एक साइड ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है।
तो उस वजह से भी उन्होंने मना किया था, यात्रा वात्रा का उनका जो भी था कि भाई विदेश यात्रा तो बिल्कुल भी इसलिए न करें कि वही डॉलर वालर वाला खेल मैंने आपको बताया ही था कि आप वहाँ जा करके अपने इंडियन करेंसी को वहाँ जा करके मर्ज कराएंगे या कन्वर्ट कराएंगे, और कन्वर्ट कराने के बाद वो डॉलर में उसकी कीमत क्या हो जाएगी, फिर वो आप खर्च करेंगे, यानी 1 लाख 2 लाख रुपए तो आप यूं ही जो आपका खर्च होगा वहाँ जाके अगर 10-20 हज़ार ही होता है वो, तो जाहिर सी बात है 10-20 हज़ार रुपये डॉलर के हिसाब से अगर आप घूमेंगे 2-4 दिन की अगर आपकी ट्रिप है तो वो आए लगभग। तो अब आप ये समझ लीजिए, तो हम सबको इसमें जो है ये नहीं है कि आप सरकार किसकी है तो आपको समर्थन करना है, सरकार चाहे किसी की भी हो। अब मेरे कहने से इम्पोर्ट की मैंने इम्पोर्ट की जो भी चीज़ें आती हैं तो मेरे कहने से तो आप यूज़ करना छोड़ेंगे नहीं, डिपेंड नहीं होना है, बस मेरे कहने का मतलब ये है जो अनावश्यक है उसके उसके पीछे भी नहीं भागना है। हमारे यहाँ सारी चीज़ें ही बाहर से आती हैं, हमारे यहाँ पूरा मार्केट ही समझ लीजिए कि हम अपने यहाँ के लोकल मार्केट या इंडिया के मार्केट में ये कह लें कि 20 से 25% हम सिमट के रह गए हैं। हमारे यहाँ कुछ बहुत चीज़ें बनती ही नहीं हैं, जो हमारे आधारभूत चीज़ें जो हमारे यहाँ जरूरी है, हमारे यहाँ की उतनी अच्छी ना टेक्नोलॉजी है, ये जनता को स्वीकार करना चाहिए ना, हम लोग उतनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, चाइना वाइना अमेरिका अमेरिका चाहे जो भी है, हमारा अपना कोई सर्च इंजन नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए ये सब महंगाई वंगाई का एक अपना मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरना, कोई भी सरकार आएगी कल अगर कांग्रेस भी आए और अगर वो रुपये को मजबूत करने का कोई कदम ना उठाए तो सेम रहेगा, वही डीजल पेट्रोल का दाम सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बहुत कोई अंतर आ जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ इस बात को लेकर के कि कोई भी विपक्ष यहाँ बैठे और रुपये को मजबूत करने का, तो रुपये को मजबूत करने का जो मोदी जी ने अपील किया है वो फिर कांग्रेस भी करेगी, तो आपको उसके लिए तैयार आना है। पैसा मजबूत, हमारा रुपया डॉलर की अपेक्षा तभी मजबूत होगा जब हम सहयोग करेंगे, कोई भी सरकार सत्ता में बैठे। महंगाई महंगाई हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहेगी, जब तक आप डिपेंडेबल रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट पे तब तक ये महंगाई वैसे ही चलती रहेगी। कोई भी सरकार आएगी, मैं आपको 200% लिख करके दे सकता हूँ कि कोई भी सरकार आएगी जो मोदी जी ने अपील किया सेम अपील वो भी करेगी, वो बहुत कर सकती है। तो इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं उसको मैंने बैन करेगी, रोकेगी या कम सप्लाई करेगी, सप्लाई वप्लाई का सिस्टम कम करेगी, वही कर सकती है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी, यहाँ कंपनियां बढ़ाएंगी बनाएगी, स्वदेशी चीज़ों को यूज करने की बात करेगी, जैसा मोदी जी ने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था। तो ये चीज़ें हैं, अगर इस पे काम कोई भी सरकार नहीं करेगी तो हम सब हमेशा महंगाई को झेलते रहेंगे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आप आम जनता को इसके बारे में सोचना है, हम आप जनता ही सहयोग करके उसको जो है मजबूत कर सकते हैं, अपने देश का अगर विकास कर सकते हैं तो हम सभी कर सकते हैं। तो ऐसा है। और बाकी रही बीजेपी की सवाल, तो हमने उनको इसी मुद्दों पे घेरा हुआ था कि नीट का पेपर हो गया या रोज बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, ये सब सारी चीज़ें थी। उसमें मुझे अब तक कोई इनका बहुत बढ़िया कदम जो भी इन्होंने वादा किया था वो बहुत बढ़िया कदम कुछ नहीं दिखा था। और कुछ चीज़ें जो अब लास्ट की मुझे देखते हुए अच्छी लगी कि पेट्रोल वेट्रोल और वो पैसे को मजबूत करने के पीछे अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी सरकार भी है। कोई भी सरकार आएगी इस पे अगर काम करेगी तो ही अच्छा है, ये तो आप मान लीजिए। नमस्कार।